और जब जुल्म की आंधी बढ़ती है और जिन जिन को भी मस्ती चलती है, मगरूरों को सबक सिखा ले, उनकी सही औकात दिखा ले, ये बात समझनी पड़ती है। सरकार बदलनी पड़ती है, सरकार बदलनी ही पड़ती है कि डर डर के कोई लम्हा गुजारा ना जाएगा और हमको किसी भी जंग में मारा ना जाएगा। डर डर के कोई लम्हा गुजारा ना जाएगा, हमको किसी भी जंग में मारा ना जाएगा। एक पल की वफादारी 24 में दिखाओ, कातिल कोई संसद में दोबारा ना जाएगा, कातिल कोई संसद में दोबारा ना जाएगा। और ऐसी दलित महिला है, मेरा तो ऐसा मानना है कि सम्राट अशोक के बाद यानी 2500 के साल के बाद कोई लड़की पैदा हुई है जो बुद्ध की विचारधारा लेकर, पुणे की विचारधारा लेकर, बाबा साहब की, मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा लेकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-4 बार सरकार बनाती है। जो महिला, जो लड़की सरकार बनाती है, सीएम बनती है, पीएम बनने के रेस में खड़े होती है, उसको राजनीति समझती नहीं है। इस देश का बहुजन, इस देश का किसान, इस देश का नौकर, इस देश का मुसलमान, इस देश का दलित, इनके लिए पेशवाई के बाद ऐसा इतना भयंकर घातक दौर कभी नहीं आया था। और मुझे ये जो बीच वाले लोग हैं जिन्हें समाज से कुछ लेन देन नहीं है, बहन जी की बदनामी करने के लिए वो बोलते रहते हैं, बहन मायावती ने इधर जाना चाहिए, मायावती ने किधर जाना चाहिए, मायावती ने किधर जाना चाहिए। और वक्त समय आने पर बहन जी अपना पत्ता ज़रूर खोलेगी और कहीं ना कहीं 2024 में बाबा के बच्चों के बगैर इस देश की सरकार बनने नहीं दूंगा, जो कांशीराम जी ने कहा था, वैसा मौका जरूर बहन जी 2024 में लाए। गांधी जी इस देश के महात्मा होकर गए हैं, आज भी महात्मा गांधी की बराबरी कई नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी बाबा साहब गांधी जी को नहीं डरते थे। ये बाबा साहब ने हमने सबक सीखा है कि हमारा बाप अगर इस देश के महात्मा से नहीं डरता है तो राहुल अन्विकर किसी पीएम, सीएम, डीएम से क्यों डरे भाई। और ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा कि वो सीधा आप बहन जी के संपर्क में आ गए, मतलब बहन जी आपको छोटा भाई कहती है, ये पूरा देश जानता है। जो महाराष्ट्र के अंदर लोक नाट्य बोलते हैं उसके बड़े कलाकार थे, उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी जाहिर हुआ था, हरिभाऊ अन्विकर के नाम से उन्हें जाता जाता है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम औरंगाबाद की धरती पर हैं और आज हमारे साथ जो शख्स है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राहुल अन्विकर जी है, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से पूरे देश के अंदर प्रबोधन किया है। अपने प्रबोधन से पूरे देश के अंदर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को लेकर काम किया है। इस आंदोलन की जो पार्श्वभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज और संतों की वाणी से ये पूरा मिशन मूवमेंट जो है वो लिप्त हुआ या फिर जुड़ा हुआ नजर आता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे 10 भाषणों के बराबर शायरों का एक गीत है जो कि लोगों के दिलों को छू जाता है। तो लोकगीत, लोक भाषा में होने के कारण जो बात कहनी होती है वो बात उनके दिलों तक, दिमाग तक पहुंचाने का काम ये शायर, गायक, गीतकार अपने शब्दों के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से करते हैं। और वही उसी आंदोलन को राहुल अन्विकर इन्होंने लगातार कई समय से चलाते हुए ये नज़र आ रहे हैं, लगातार समाज के अंदर ये काम करते हुए नज़र आते हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे उनके वैयक्तिक जीवन को लेकर, साथ ही उनके सामाजिक जीवन को लेकर कि ये सफ़र कैसा रहा और कहाँ से उन्हें ये सब प्रेरणा मिलती है। तो बहुत बहुत स्वागत है राहुल अन्विकर जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद, जय भीम, बढ़िया है, जय भीम। राहुल दादा, जैसे कि एक आम व्यक्ति जो होते हैं, बहुजन समाज से आने वाले, वो लोग इस मुकाम पर पहुंचना, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात हो, गीत गायनों की बात हो और उसमें एक बड़ा नाम उनका होना, उन लोकप्रिय नामों में उनका नाम शामिल होना, ये बड़ी मुश्किल बात होती है। इसके लिए कई बार खानदानों की ज़रूरत पड़ती है, लेगेसी की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखने मिली? पहले तो हम यही जानना चाहिए कि वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो आरंभ पॉइंट क्या था? सबसे पहले तो मेरे पिताजी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, जो महाराष्ट्र के अंदर लोक नाट्य बोलते हैं उसके बड़े कलाकार थे। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी जाहिर हुआ था, हरिभाऊ अन्विकर के नाम से उन्हें जाता जाता है।
तो ये मेरे पिताजी के ज़रिए मुझे ये कला मिली है, जो आवाज़ वग़ैरह जो है, ये मेरे पिताजी की देन है, खून की देन है। राहुल दादा, ये देखिए ठीक है, गाना गाना जो होता है ना, करियर करना, तो करियर करने के लिए लोगों के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। कोई फ़िल्मों के गाने गाना पसंद करता है, कोई देशभक्ति, कोई भाव भक्ति या फिर देव भक्ति कह सकते हैं, या वो विभूति को लेकर भजन, ये सब कीर्तन, ये सब अलग-अलग फ़ॉर्म होते हैं। लेकिन महापुरुषों के आंदोलन को लेकर और आंदोलन को रिप्रेज़ेंट करना, अपने शब्दों में बयाँ करना, ये बड़ी मुश्किल बात है। इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हो गई? मैं जब चौथी क्लास में था, तो मेरी बहन जो है बामसेब में काम किया करती थी। तो बचपने से मुझे ये 15-85 वाला फार्मूला बचपने से मालूम हुआ है, और बचपने से ही फिर मैं गाता था बाबा साहब फुले शाहू, और फिर छोड़े धीरे-धीरे मुझे ये बहुजन आंदोलन कांशीराम जी के विचारधाराओं से मुझे मालूम। और ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा कि वो सीधा आप बहन जी के संपर्क में आ गए, मतलब बहन जी आपको छोटा भाई कहती है, ये पूरा देश जानता है। सवाल ये है कि मैंने 2003 में कोल्हापुर में गाना गाया था एक, जो बहन जी सीएम थी, लेकिन बहन जी के सामने गाने का मौका नहीं मिला। फिर मान्यवर कांशीराम जी ने मुझे सुना, उसके पहले भी कई बार सुना उन्होंने, लेकिन सही गाना मेरा 2003 में बहन जी ने दादर चैत्य भूमि पर सुना। और उसी दिन बहन जी ने वो तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बोला था कि ये बच्चा बड़ा काम का नजर आ रहा है, इसे पकड़ के रखो, ये मिशन के लिए काम आ जाएगा। हाँ, ये उसके बाद राहुल अन्वीकर जी को दलित आउटलुक 50 लोग में आपको शामिल भी किया गया। तो आप जो प्रहार करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, जो सरकारों पर निशाना साधते हैं, उसकी एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि वो करना सभी को आसान नहीं होता है। एक मिशन मूवमेंट के बैकग्राउंड के साथ एक जिगर भी लगता है, बराबर। क्योंकि पेट भी भरना है। बिल्कुल बिल्कुल, पेट भी भरना है और जिंदा भी रहना है। लेकिन हमें ये बात की भी प्रेरणा बाबा साहब से मिलती है। आज मोदी के खिलाफ लोग बात करने से डरते हैं, और हमने ऐसा भी दौर देखा है, आज तो करोड़ों की संख्या है, हमारी संख्या जब लाखों में हुआ करती थी, तब बाबा साहब और गांधी जी इस देश के महात्मा होकर गए हैं, और आज भी महात्मा गांधी की बराबरी कई नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस समय भी बाबा साहब गांधी जी को नहीं डरते थे। ये बाबा साहब ने हमने सबक सीखा है कि हमारा बाप अगर इस देश के महात्मा से नहीं डरता है, तो राहुल अन्वीकर किसी पीएम सीएम डीएम से क्यों डरे भाई? ये प्रेरणा भी बाबा साहब से मिलती है। और ये जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, नाम भले ही हमारा होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। जैसे कि मैं पहले कवालियां गाता था, उर्दू कवालियां, अल्लाह के शान में, ख्वाजा के शान में, नबी के शान में। लेकिन जब सारंग पवार मुझे मिले, तो सारंग पवार बहुत बड़े कवि है, शायर है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे इस आंदोलन में गायकी के जरिए, शायरी के जरिए आगे बढ़ाने के लिए। जैसे सारंग पवार है, हमीद अली नूर है, हमारे अथर सलीम है, अख्तर खुल्दाबादी है, तो मैं अभी जय मंगल धनराज है, ऐसे तमाम शायर है, अथर सलीम है, अहमद निसार बुल्ढानवी है। इन शायरों के जरिए मैं उनकी बातें लेकर मैं समाज के सामने पेश करता हूँ। ये अलग बात है, अभी मैं छोटा मोटा लिख लेता हूँ, लेकिन सही मायने में यही लोगों की मुझ पर देन है, जो लिखते हैं और मैं समाज के सामने गाता हूँ। जैसे कि अभी हमीद अली नूर ने 4 लाइन कही है कि डर डर के कोई लम्हा गुजारा ना जाएगा, और हमको किसी भी जंग में मारा ना जाएगा। डर डर के कोई लम्हा गुजारा ना जाएगा, हमको किसी भी जंग में मारा ना जाएगा। एक पल की वफादारी 24 में दिखाओ, कातिल कोई संसद में दोबारा ना जाएगा, कातिल कोई संसद में दोबारा ना जाएगा। जैसे हमारे एक बड़े उस्ताद शायर थे भीमराव जगताप अलीपुरी, वो कहते हैं कि टूटे जरूर है मगर बिखर नहीं गए, और घर अपना छोड़ के किसी के घर नहीं गए। कैसे न होगा पूरा मेरे भीम का सपना, क्योंकि मेरे भीम के शेर बच्चे अभी मर नहीं गए, मेरे भीम के शेर बच्चे अभी मर नहीं गए। ऐसा जब ये आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जब लोगों के सामने ये आती है,
तो ऐसा लगता है कि मतलब ज़िंदा हो रहे हैं, मुर्दे ज़िंदा हो रहे हैं, ये भाव जो है वो लोगों के सामने आता है और उसके बाद एक एनर्जी भी आती है, जो एनर्जी कहीं न कहीं आंदोलन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये एक और बात रही और आपको राजनीतिक मंचों पर बड़ा देखा गया और ख़ासकर बहुजन समाज पार्टी को लेकर। और आज हमने देखा है चूँकि हम उत्तर प्रदेश की भूमि से अब आए हैं, तो हम ये देखे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कलाकार निर्माण हो रहे हैं, वो आपके गीतों को गाते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे महाराष्ट्र के जो मूल गायक है, उनका गाना जो जैसे कि गुलामी वाला जो गाना हो गया, गुलामी। हाँ, तो उस गाने को गाया जाता है। तो फिर चाहे वो गांधी जी की बात हो, वो क्या मजबूरी मजबूरी भीम जी का ने मजबूरी को, क्या था वो? हो भीम जी ने मजबूरी को रोका है गांधीगिरी को, कलम की वार से, हो कलम की वार से। ये ऐसा था। ये पूना पैक्ट पर हमें लगता है कि लिखा हो। तो ये अभी 2024 में भी कहीं न कहीं काम आएगा क्योंकि बड़े लिबरल जो पत्रकार हैं या फिर लिबरल लोग हैं, वो चाहते हैं कि बसपा कांग्रेस के साथ जाए। लेकिन वो जो चीज़ें बहन जी की तरफ से आई, वो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएँगे। तो आज की तारीख में कैसे देखते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि हम जो लोग हैं, हमारी लायकी इतनी नहीं कि हम बहन जी को कुछ समझाएं। हम अगर लायक होते देश में कोई भी दलित नेता, तो कम से कम 10-20 एमएलए जिता के लाता, बाबा साहब के नाम पर 2-5 एमपी जिता के लाता। बहन जी ऐसी एक शख्स है और ऐसी दलित महिला है। मेरा तो ऐसा मानना है कि सम्राट अशोक के बाद, यानी 2500 के साल के बाद कोई लड़की पैदा हुई है जो बुद्ध की विचारधारा लेकर, फूले की विचारधारा लेकर, बाबा साहब की, मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा लेकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-4 बार सरकार बनाती है। जो महिला, जो लड़की सरकार बनाती है, सीएम बनती है, पीएम बनने के रेस में खड़े होती है, उसको राजनीति समझती नहीं होगी क्या? ये जो बीच वाले लोग हैं, जिन्हें समाज से कुछ लेन-देन नहीं है, बहन जी की बदनामी करने के लिए वो बोलते रहते हैं, बहन मायावती ने इधर जाना चाहिए, मायावती ने किधर जाना चाहिए। मायावती ने किधर जाना चाहिए और उस वक़्त समय आने पर बहन जी अपना पत्ता ज़रूर खोलेगी और कहीं न कहीं 2024 में बाबा के बच्चों के बगैर इस देश की सरकार बनने नहीं दूँगा, जो कांशीराम जी ने कहा था, वैसा मौका ज़रूर बहन जी 2024 में लाएगी। मुझे पूरा यकीन है बहन जी पर। देखिए राहुल अन्वेकर जी, आप जब भी बात करते हैं, तो रोक-ठोक बात करते हैं। तो ये रोक-टोक बात करने की क्या आपको कभी सज़ा मिली है शासन सत्ता के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से? हाँ, हाँ, हाँ। मुझे 2004 में मैंने जब इसमें नासिक के अंदर बहन जी के प्रोग्राम में जब गीत गाया था, तो कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ केस भी कर दी थी। लेकिन एक अजब वाक़या ये भी कि जब वो 4-5 साल केस चला, तो मैं जब केस पर गया और बाद में मुझे नील कर दिया जज ने। लेकिन वो केस नील होने के बाद मुझे 1 साल के बाद एक लड़का मिला, एक आदमी मिला। 40 साल का आदमी होगा वो। और वो प्रोग्राम में आकर मुझे ₹1000 की नोट, जब लाल ₹1000 की नोट थी, वो देकर मेरे कान में एक बात बोला उसने, कि बोले, "भैया, मुझे आप नहीं जानते।" बोला, "नहीं।" बोले, "मैं वो हूँ कि जिस जज के सामने आपकी केस चल रही थी, उसका मैं दूल्हा हूँ।" बोले, "मैं मातंग समाज से हूँ और वो सिंधी समाज से थी, जज नाम नहीं बताऊँगा। उसको मैं आपकी कैसेट बताता था।" बोले, "तो इसलिए उसने बहुत जल्दी आपको छोड़ दिया।" बोले कि ये आदमी सही है करके। ऐसा भी होता है और बहुत लोग डराते भी हैं। अब हमने तो सबक लिया है बाबा साहब से और ज़िंदगी 2 दिन की ज़िंदगी, डरना भी क्यों? और हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे, गलत काम करते तो फिर डरते थे। डर-डर के कोई लम्हा मैंने वही बताया है कि गुज़ारा ना जाएगा, हमें डरना नहीं है। जिसको बाबा साहब का काम करना है वो नाटकबाज़ी नहीं करेगा। अमृतकाल चल रहा है, ऐसा कई नेताओं का कहना है। भैया इस देश की सरकार का ये विश्वास दिला रही है इस देश की जनता को कि ये अमृतकाल है। कैसे देखते हैं इस अमृतकाल को? ये अमृतकाल अब अपना नज़रिया है, लेकिन ये अमृतकाल कुछ 2-3% लोगों के लिए हो सकता है, जैसे उद्योगपति है, जैसे किसी विशिष्ट जाति के लोग हैं,
जैसे आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के भी कौन से लोग कार्यकर्ता नहीं, जो उनके उच्च लेवल के जो लोग हैं, उनके लिए ज़रूर ये सुवर्ण काल है। लेकिन इस देश का बहुजन, इस देश का किसान, इस देश का नौकर, इस देश का मुसलमान, इस देश का दलित, इनके लिए पेशवाई के बाद ऐसा इतना भयंकर घातक दौर कभी नहीं आया था। और मुझे यकीन है कि 2024 में दलित, मुस्लिम, ओबीसी मिलकर, कुछ हद तक ओबीसी भी जाग रहा है उत्तर भारत में, सब मिलकर मोदी सरकार को खत्म करने की वो बात करेंगे और ज़रूर खत्म करके रहेंगे। आपने कहा कि बाबा साहब के ऊपर कई गीत आए, उनके कपड़ों पर आए, उनके पेन पर आई, उनकी किताबों पर आई। आप कहते हैं कि आप वैसे गाने नहीं गाते, तो किस टाइप के आप गाते हैं? मैं ये कहता हूँ कि उनका गुणगान गाने के बजाय बाबा साहब ऐसे थे, वैसा था बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाबा साहब कैसे हैं ये पूरी दुनिया जान रही है। बाबा साहब ने हमें क्या करने के लिए बोला है, ये गाना बहुत ज़रूरी है, ये समाज को बताना बहुत ज़रूरी है। अभी 2024 के लिए गीत लिखा है, 4 लाइन सुना रहा हूँ, जो कि गीत मैंने ही लिखा है। ओ जब जुल्म की आंधी बढ़ती है और जिन जिन को भी मस्ती चलती है, मगरूरों को सबक सिखा ले, उनकी सही औकात दिखा ले, ये बात समझनी पड़ती है, सरकार बदलनी पड़ती है, सरकार बदलनी ही पड़ती है। अब ये सरकार बदलने का दौर आया है और बहुजन समाज के लोग इसे जरूर बदल कर रखेंगे। आप ये मानते हैं कि बाबा साहब का जो आंदोलन है, वो महत्वपूर्ण जो आंदोलन है, वो राजनीतिक सत्ता की तरफ ही इशारा करता है, ऐसा आपका विश्वास है? बाबा साहब ने बोला है ना, सारे समस्याओं की चाबी राजनीतिक चाबी है। और ऐसे समय बाबा साहब ने बोला था कि जाओ और तुम्हारे घर के दीवारों पर लिखो कि तुम्हें शासक बनना है, जिस वक्त ना घर था ना दीवारें थी। आज तो घर है, बंगला है, गाड़ी है, दीवार है, नौकरी है, चाकरी है, सारी बातें हैं। इसलिए बाबा साहब ने बोला है कि दिल्ली के संसद में मुझे बहुजन समाज का प्रधानमंत्री देखना है। ये जब बाबा साहब ने बोला है तो ये हम लोगों की करने की जिम्मेवारी है। देखिए, ये वाली बात जो है वो कोई नहीं समझ पाया महाराष्ट्र के अंदर। जो लोग अपने आप को बाबा साहब के लेफ्टिनेंट या सिपाही कहते थे कि हम सैनिक हैं, वो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन कांशीराम साहब समझ पाए। कैसे देखते हैं उनके इस पूरे संघर्ष को? गीतों के माध्यम से भी अगर आप बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। गीतों के तो मुझे बहुत सारे गीत तो मैं गा देता हूँ, लेकिन अभी याद तो नहीं रहता है। महाराष्ट्र में जो है ना, दलालों की भर्ती ज्यादा है और उन्हें राजनीतिक चाबी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और उससे क्या फायदा होता है। मैं बोलता हूं कि ये छोटे छोटे पैसों के लालच में, छोटे लालच में ये लोग बिक जाते हैं। आने वाला समय अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी न किसी माध्यम से नीले झंडे वाला कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा तो मुझे लग रहा है। लेकिन सत्ता का क्या पावर होता है ये मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है। 2008 में मुझे बहन जी ने जब मान्यवर कांशीराम जी कला सम्मान पुरस्कार दिया और उस प्रोग्राम के लिए मैं गया, शाम में सरकार का प्रोग्राम था। 11 बजे बहन जी ने मुझे बुलाया, राहुल को एक गाना गवा, और मैं 11 बजे बहन जी के प्रोग्राम में गया। 12 बजे मुझे फोन आया है, मैं फला फला बोल रहा हूँ। राहुल अन्वीकर जी, हाँ भाई क्या बात है? बोले मैं फला फला बोल रहा हूँ, मैं माननीय बहन जी के सरकार में सांस्कृतिक सचिव हूँ, माननीय बहन जी का आदेश है आपके सेवा में लगे रहे। मैं बोला भाई उधर रुको, और मैं आने के बाद उनसे मुलाकात की तो वो मेरी बैग लेके एक कैबिनेट सचिव चल रहा है। तब मैंने सोचा सत्ता का ये पावर होता है। महाराष्ट्र मुझे एक ग्राम पंचायत का चपरासी भी मुझे भाव नहीं देता है, और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर अगर मेरी बैग उठा कर, कैबिनेट जो सचिव होता है आईएएस अधिकारी, वो बैग उठाकर चलता है। ये मैंने जज्बा देखा है उत्तर प्रदेश के लोगों में और सरकार में, और सरकार होने के बाद क्या पावर होता है। आपका वो गाना भी बड़ा फेमस होता है, हम भी कई बार गुनगुनाते, बहन मायावती ले आई भीम का साथी। प्लीज हमको लगेगा। ओ दिल्ली पे कब्जा करने चली है लेकर के सब जाति, सत्ता की चाबी हाथों में ले लो,
मिला लो बिछड़े साथी, बहना मायावती मायावती ले आई भीम का हाथी, बहना मायावती मायावती ले आई भीम का हाथी। ये गाना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और वही वो जो गुलामी का टूट गया जाल, ये है मेरे भीम का कमल। जी, जी। का गाना है ये, प्रताप सिंह बोदड़ी जी का गाना है। हाँ हाँ, इसको आप जो गाते हैं आपका वो अलग तरीका है। यही धुन पर मैंने वो एक गीत बनाया। जी, कौन-सा? गर करना है दिल्ली की बात, गर करना है दिल्ली की बात, तो चलो भैया शेरनी के साथ, अब देना होगा हाथी को ही साथ, तो चलो ना रे शेरनी के साथ। वैसे आपकी आवाज़ में भी वो बहुत अलग सा जादू है और हमने बचपन से देखा है आपका ये जो मंच का जो प्रोग्राम रहा, जो भी आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बड़ी शिद्दत के साथ वो पहुँचता भी है। तो इस देश की जब हम बात करते हैं राजनीति की, तो उसमें हमें बसपा कहीं न कहीं या फिर बहन जी मजबूत लीडर दिखाई देती हैं और हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र जो है, वो बड़ी पुरोगामी भूमि है, इसी में सारे महापुरुषों ने ज़्यादा काम किया है। लेकिन पॉलिटिकली जो है जो बैकफुट पर महाराष्ट्र दिखाई देता है। क्या लगता है आपको कि हमारी जो कौम है, जिन्हें ये वारसा मिला है, जिन्हें ये विरासत मिली महापुरुषों की, क्या उस विरासत का हम कुछ चीज़ नहीं कर पाए? अभी तक तो इतिहास से कर नहीं पाए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले 24 में महाराष्ट्र में कुछ लोग करेंगे, कुछ ना कुछ तो भी करेंगे। लेकिन मेरी समाज से भी अपील है महाराष्ट्र के कि भले ही अपना नेता बिक जाए, लेकिन समाज ने नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि कांशीराम जी कहा करते थे कि मुझे न बिकने वाला समाज बनाना है। जब तक ये कौम न बिकने वाली नहीं बनती, तब तक ये कामयाब नहीं होंगे। और ऐसा भी एक इतिहास रहा है बुद्ध का। बुद्ध को ज्ञान तो भाई बोध गया में हुआ, लेकिन उन्होंने भाषण प्रवचन पहला सारनाथ में दिया है। ऐसा भी होते रहता है। हाँ? राहुल दादा, ये एक चीज़ हमने देखी है कि जो कलाकार होते हैं, वो अपने शिष्य भी तैयार करते हैं, तो ऐसा कुछ आपकी तरफ से भी चल रहा है कि आपने कुछ लोगों को तैयार किया? मेरे महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत तक, राजस्थान से लेके एमपी तक बहुत सारे शिष्य हैं, जैसे निशा बौद्ध जैसे है। मोदी जी हमेशा ज़िक्र करते हैं। हाँ, निशा बौद्ध जी मेरे बहुत सारे गाने गाती है, बहन जी के गाने गाती है, मिशन के मोमेंट के सभी गाने गाती है। वो बहुत सारे शिष्य हैं मेरे, लेकिन कुछ ज़ाहिर है, कुछ नहीं ज़ाहिर है, कुछ लोग नकल भी करते हैं मेरी। अ, और वो थोड़ा कचराते भी हैं मुझे कि आप हमारे शिष्य। कल तो मुझे एक आदमी बड़ा मिला, एक वो तो कोई गायक भी नहीं है, लेकिन किनवट के अंदर वो 350 एकड़ का मालिक है। बड़ा सोना-वोना पहन के मेरे पास आया और वो बोल रहा था कि दादा मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे पहली बार पता चला और स्टेज पर बोले कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे मेरे गाने भी गा के बताया। ऐसे तमाम लोग हैं और वो तैयार करना ही पड़ेगा। तुम्हें मरने के बाद ज़िंदा रहना है तो शिष्य भी तैयार करने पड़ेंगे और कोशिश तो जारी है। अभी-अभी आप तेलंगाना से आए हैं, तो तेलंगाना में क्या क्या स्थिति है? आप प्रोग्राम के लिए गए थे? तेलंगाना में क्या है, ये जो तेलंगाना का जो भाग है वो महाराष्ट्र को लग के ही था और वहाँ भी बसपा की बहुत सारे लोगों ने चर्चा की, परवीन कुमार की भी की, लेकिन कांग्रेस को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। सारे अब कुछ अच्छा बोलते, कुछ बुरा बोलते हैं, लेकिन लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। हमें तो शाहू फुले बाबा साहब का काम करना है और करते रहेंगे। हमारे साथ राहुल अन्वीकर जी थी। राहुल अन्वीकर जी थे और फाइनल कमेंट हम चाहेंगे, चूँकि 2024 का इलेक्शन है और आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है, पूरे भारत के अंदर है, शिष्य भी हैं और साथ ही आपको सुनने वाले भी लोग हैं। चूँकि जो गाना आप यूट्यूब पर डालते हैं, उसे हम भी डालते हैं, तो वो जितना आपका चलता है, उतना हमारा भी चल जाता है, मतलब लोग आपको सुन रहे हैं। बात ये है शर्त ये है कि हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो उस स्तर तक आगे नहीं जाता है। फिर भी अगर आपको कुछ संदेश देना हो, जो आप गीतों गायनों के माध्यम से हमेशा अपने मंचों से देते हैं,
हमारे भी दर्शकों को आप कुछ दें संदेश। मैं जाते जाते संदेश यही दे रहा हूँ कि मेरी समाज से हाथ जोड़ के अपील है, और समाज बोले तो किसी एक समाज नहीं, जो भी शाहू फुले अंबेडकर को, कांशीराम जी को मानता है, उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि 2024 में मोदी सरकार को तुम्हें अभी खत्म कर देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की सरकार लाना है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों भी भाई भाई है। ये नहीं तो ये आने वाले समय में 24 का जब भी चुनाव हो, मुझे ऐसा लगता है अभी फरवरी में, अप्रैल में कुछ डिक्लेयर हुआ है, अप्रैल में जब भी वोट डालना है आप लोगों को, तो बाबा साहब के विचारधारा वाले लोगों को और बाबा साहब के हाथी का बटन दबाइए, इसी अपील के साथ। धन्यवाद। जय भीम। तो हमारे साथ राहुल अन्वीकर जी थे और राहुल अन्वीकर जी से हम बातचीत कर रहे थे। आपने लाल किले का गाना सुना होगा, बहन मायावती का गाना सुना होगा, गुलामी वाला गाना सुना, सारे गीतों को अगर आपने सुना है, तो वो कहीं न कहीं पहली बार राहुल अन्वीकर जी इनके सुरों से ही सज कर बाहर आए और उसके बाद वो आम हो गए। तो हमारे साथ राहुल अन्वीकर जी थे, इनके साथ हम बातचीत कर रहे थे। राजनीतिक चर्चा इसीलिए ज़रूरी है चूँकि राहुल अन्वीकर जी सिर्फ़ गायक नहीं हैं, वो गीतकार हैं और वो उन चीज़ों को छूते हैं, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों से होकर जो बातें निकलती हैं, उन चीज़ों को छूकर इंसानों के दिलों तक पहुँचती हैं। तो आपका इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या सोचना है? कैसे देखते हैं इनके वैयक्तिक और सामाजिक जीवन को लेकर और लगातार इनकी कला से आप प्रभावित होते हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर आपने राहुल अन्वीकर जी को कहीं देखा है, यूट्यूब पर देखा है, उनका चैनल अगर है उनका चैनल है यूट्यूब पर तो आप उन्हें उसके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हमारे कलाकारों को हम ही आगे बढ़ाएँगे और इसी वजह से इनके गीतों को और तमाम जो इनके वीडियोज़ आते हैं, उन्हें शेयर करिए अपने तमाम साथियों के साथ। और अगर आप अपने क्षेत्र में इनका कार्यक्रम चाहते हैं, तो हम आपको नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। आप इनको आपके राज्य में, आपके ज़िले में कहीं पर भी इन्हें बुला सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।